जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में बीपीएससी एडीओ एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। साथियों, आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। राम का नाम लेकर हर राह वैसे आसान हो ही जाता है। तो रामनवमी के इस पावन अवसर पर आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो। आज आप लोग को ना लाइक करने बोलेंगे, ना वीडियो को शेयर करने के लिए और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। बस कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। और ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। पहला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल का परिचय सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, जो कि दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता था और इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि प्रकाश का भी पूर्ण अवशोषण कर लेता है। जो जॉर्ज लेमेतेयर थे, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया था। लेमेतेयर के द्वारा क्या दिया गया था? बिग बैंग थ्योरी। पढ़े होंगे आप लोग। और एक जानकारी और है कि जो दूसरा और चौथा टेस्ट हुआ था हमारा, तो दूसरे टेस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री हुआ था और मिडाइवल का हुआ था। एंशिएंट और मिडाइवल हुआ था। और चौथा टेस्ट जो हुआ था, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स देखे थे। अब ये छठा टेस्ट जो हमारा हो रहा है, तो छठे टेस्ट में हम लोग ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर पहला टेस्ट मैथ रीजनिंग का था, तीसरा टेस्ट यहाँ पर हिंदी वाला था और पांचवा टेस्ट यहाँ पर फिर से मैथ का था। तो अभी जीएस वाला कंप्लीट करने के बाद फिर हिंदी का लाएंगे, फिर मैथ वाला लाएंगे। तो इस तरह ये क्रम चलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। पहला है यहाँ पर, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होगा, बुध नहीं बाबा। तो ये शुक्र होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बुध दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, दूसरा न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह शनि होगा, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि न्यूनतम डेंसिटी वाला ग्रह जो होगा बुध होगा, शनि नहीं होगा। ये कौन सा होगा भाई? तो ये बुध ग्रह होगा, तो ये वाला भी यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा है सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति होगा, तो ये सही दिया गया है। सबसे आकार में भी बड़ा है बृहस्पति और इसका जो वलय सिलिकट का बना होता है और सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय भी लेता है। और ये ग्रह जो है, वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रचुरता यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। कौन सी गैस? मीथेन की प्रचुरता सबसे ज्यादा कहाँ? बृहस्पति पर। तो भाई ये सही दिया गया है, तीसरा सही पूछा जा रहा है, तो केवल 3 हो जाएगा, विकल्प बी। साथियों, अगर आपको बीएड करना है यूपी से, मात्र 65,000 में आपका यूपी से बीएड हो जाएगा, जो कि एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और जब तक आपका बीएड कंप्लीट होगा, उससे पहले आप लोग सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड रहोगे, तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में बिहार में अपना योगदान दे सकते हो। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सरल है, कम फीस में आपका बीएड हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात कही जाए तो मिनिमम 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। सीट बुक करना है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। हमारा नंबर है 8676934039। इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नहीं को नोट करना और बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 1 बाय 1। इंडोनेशिया से होकर तो नहीं गुजरेगा भाई, तो सॉरी, इंडोनेशिया होगा, बताइए। इंडोनेशिया नहीं होगा। मलेशिया से होकर, बताइए, मलेशिया से होकर गुजरेगा? तो मलेशिया हो जाएगा और अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो मलेशिया और अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरेगा ये भूमध्य रेखा। इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर तो गुजरता ही है। यहाँ पर तो नहीं पूछा जा रहा है कहां से नहीं गुजरता है। देखिए, जान लीजिए, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और इसके बृहद वृत्त के तौर पर भी जाना जाता है। जो विषुवत रेखा होता है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देता है। यह 13 देश से होकर गुजरता है। और 13 देश कौन कौन सा है, नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, फिर कांगो बेसिन हो जाएगा, गैबोन, साओ टोम और प्रिंसिपे, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ये जो 12-13 देश है, यहाँ से होकर के ये गुजरता है और बराबर भाग में कौन बांटता है? विषुवत रेखा। ठीक है, और अफ्रीका की कांगो जायरे नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो जायरे नदी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी नदी काटती है? तो कांगो जायरे। और ये कहाँ की नदी है? ये अफ्रीका की नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? और भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर कितना होगा? न्यूनतम होगा। ये पूछा जाए तो न्यूनतम कर लेना आप लोग। तो नहीं गुजरती है तो कहां से? मलेशिया और अर्जेंटीना से। मलेशिया, अर्जेंटीना दूसरा और चौथा है, तो कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना था। केवल 2 और 4 हो जाएगा, विकल्प ए करेक्ट। चलिए अगला देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा तथा विषुवत रेखा जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है, वह स्थान निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, विकल्प डी।
जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में भी जाना जाता है और इसे ही ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन कहा जाता है इसको, ये चीज ध्यान रखना आप लोग को। चलिए आगे देखिए, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये ना अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत था, विकल्प डी यहाँ पर आसान सा जवाब हो जाएगा, विकल्प डी। और इमैनुअल कांट की बात कही जाए तो इन्होंने सबसे पहले गैस वाली जो शुरुआती नेबुला सिद्धांत है ये दिया था, बाद में लाप्लास ने इसे गणितीय रूप में संशोधित करके लेप्लेसियन नेबुला सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने होंगे। अगला प्रश्न है, पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? पिरेनीज की बात कही जाए तो यह है स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। ठीक है, और आल्प्स पर्वत किसके बीच? इटली और फ्रांस के बीच होगा, इटली और फ्रांस के बीच आल्प्स हो जाएगा। आल्प्स भी पूछा जाता है, इटली फ्रांस के बीच कौन सा? तो इसके बीच हो जाएगा आल्प्स, आल्प्स पर्वत हो जाएगा। जूरा पर्वत हो जाएगा स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्विट्जरलैंड शॉर्ट में, और फ्रांस के बीच कौन सा हो जाएगा? तो भाई इसके बीच हो जाएगा जूरा, जूरा पर्वत हो जाएगा। पिरेनीज तो हो गया स्पेन और फ्रांस के बीच। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले सूची में स्थलाकृतियां दी गई है, दूसरे में उनकी अवस्थितियां दी गई है, इसको मिलान करना है 1 बाय 1, इसको मिलान कर लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग, जो सही होगा उसको देख लेते हैं। पहला हमारा मेसेटा का पठार जो कि स्पेन में है। मेसेटा का पठार कहां पर है भाई? स्पेन में है। अटाकामा मरुस्थल कहां हो जाएगा? तो ये चिली में है। कहां पर? अटाकामा, चिली हो जाएगा। उसके बाद डाउन्स का घास मैदान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फुजियामा ज्वालामुखी हो जाएगा जापान में। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। जो एरिजोना, कोलंबिया, कोलोराडो, ग्रेट बेसिन, न्यू मैक्सिको का पठार है और ये कहां पर हो जाएगा? यूएसए में। और चियापास का पठार जो है यहीं पे संबंधित है, मैक्सिको का ही है। मंगोलिया का पठार आप पूछा जाता है तो चीन, रूस, मंगोलिया का पार्ट पड़ता है। और भी कई सारे मरुस्थल इसके बारे में पढ़ लेना आप लोग। थार मरुस्थल जैसे अपना भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन का है। कलाहारी मरुस्थल के बारे में अक्सर पूछा जाता है जो कि बोत्सवाना हो जाएगा, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और सबसे बड़ा मरुस्थल की बात कही जाए तो सहारा मरुस्थल जो कि नॉर्थ अफ्रीकी महादेश में पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। जो प्रमुख घास के मैदान है इसको भी देख लेना आप लोग, जैसे प्रेरीज हो गया, पंपास, वेल्ड हो गया, और भी जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत, माउंट किनाबालू, अल्बोर्ज हो जाएगा, माउंट एटना हो जाएगा, विस्बियस हो जाएगा, पोपो कटेपेटल हो जाएगा, कोलिमा, क्राकटोवा हो जाएगा, माउंट मेरापी। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा और इसी तरह से मिलान करने को पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं पहले। तो पहला का हो गया भाई, तीसरा हो जाएगा, दूसरा का चौथा। 3 4 देखिए कहां से शुरू हो रहा है, 3 4 2 और 1, तो ये हो जाएगा विकल्प बी करेक्ट। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट और कौन से सही है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद देख लेना है कौन सा सही है या गलत है। ठीक, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, उत्तर अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। यहां पर नहीं कहा जा रहा है कि नहीं है, तो ये सही है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई स्थल रुद्ध देश है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया भाई। दूसरा देखिए, यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया, सर्वाधिक होगा, क्योंकि अगर स्थल रुद्ध देश है तो नहीं है तो ये मैदानी भाग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप एशिया है। बताइए ये सही है, सर्वाधिक देश वाला। तो सबसे ज्यादा देश तो भाई कहां पर है? यूरोप में है। छोटा छोटा देश तो यूरोप भी नहीं होगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, एशिया नहीं होगा। ठीक है, कहां हो जाएगा? अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। उसके बाद यूरोप में भी टुकड़े टुकड़े बहुत सारे हैं, तो ये गलत हो गया। पहला दूसरा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत होता है। ये कहां होता है? तो 21 जून को होता है, जो कि ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। और इसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध की दिन की अवधि सबसे ज्यादा लंबी होती है। फिर शीत अयनांत जो होता है उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? ये ग्रीष्म अयनांत हो गया। अब शीत अयनांत पूछ दिया जाए, हो सकता है शीत अयनांत पूछ दिया जाए, तो भाई ये कब होगा? तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। कब होगा? ये डेट पूछा जाएगा तो 22 दिसंबर का होगा। ठीक, इसके विपरीत अगर हम जाएंगे, स्थिति को देखेंगे, अगर नॉर्थ दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, सॉरी साउथ गोलार्ध में देखेंगे ना, नॉर्थ तो हो ही गया, साउथ में देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा और 22 दिसंबर की अवधि सबसे ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो 21 जून सबसे छोटा, 21 जून को क्या हो जाएगा? छोटा यानी सबसे छोटा, और 22 दिसंबर को
क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन होगा। कहां पर, तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और सामान्यतः स्थिति देखा जाए 23 सितंबर 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो दिन रात पृथ्वी बराबर कब होगा, दिन इक्वल टू रात पृथ्वी पर कब होगा, एक तो होगा 23 सितंबर को, ये नॉर्मल है, ये दक्षिणी उत्तरी कुछ भी नहीं, सब जगह समान है। और 21 मार्च इस तिथि को दिन रात पृथ्वी पर बराबर होंगे, ये चीजें ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में यहां पर जो दिया गया अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दी गई है और दूसरे में संबंधित देश दिए गए हैं। इसको मिलान करेंगे और क्या कहा जा रहा है, कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले मिलान करते हैं फिर कूट का उपयोग कर लेंगे, जैसे जो होगा देख लेंगे। देखिए पहला है क्या, 38वीं समानांतर रेखा। तो ये रेखा शुरू में उत्तर दक्षिण के बीच बंटवारे की लाइन थी, जो कि कोरिया डिमिलिटराइज्ड जोन है, डीएमजेड कहलाता है। तो किसके किसके बीच गुजरता है ये बताओ आप लोग फटाक से। तो ये हो जाएगा कौन सा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा चौथा हो गया। 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच होगा, तो ये वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दूसरा हो गया। और मैजिनेट रेखा हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो ये क्या हो गया भाई, तो पहला तीसरा चौथा दूसरा पहला, 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1 विकल्प भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है, फिर से मिलान करने को ही कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची दिया गया है, पहले सूची में भौगोलिक उपमान, दूसरे में उससे संबंधित देश दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है भाई, अर्धरात्रि के सूर्य का देश ये नॉर्वे हो जाएगा। कौन सा, नॉर्वे। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश सभी को पता है, ये जापान है, ठीक। और हजार झील फिनलैंड कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे पहला का दूसरा हो गया, 2 1 4 और 3, 21 43 देख लीजिए कौन सा है, 21 43 विकल्प डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय गर्म पवन नहीं है, नहीं को कोड करना है यहां पर, ये हो जाएगा विली विली जो है गर्म पवन नहीं है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि तीव्र चक्रवाती तूफान जो कि ट्रॉपिकल महासागर के ऊपर बनता है। इसका ऑस्ट्रेलियाई स्थानीय नाम है, जो कि एक बड़ी मौसमी घटना है, ना कि एक अन्य तरह की लगातार चलने वाली स्थानीय पवन है। ठंडी पवन में बात कही जाए तो गर्म पवन नहीं है, ठंडी पवन में आ जाएगी कौन कौन सा, तो बोरा आ जाएगा। बोरा कौन सी पवन है, ठंडी पवन है, बोरा हो जाएगा। मिस्ट्रल नाम लिख लीजिए आप लोग फटाक से, मिस्ट्रल हो जाएगा। और पापागायो हो जाएगा, पापागायो, पापागायो हो गया। फिर सिस्तान, ये सब ठंडी पवनें हैं। सिस्तान, हरमट्टन, हरमट्टन हो गया। ये सारे जो है ना क्या है, ठंडी पवन है, ये ठंडी पवनें होती है। और स्थानीय गर्म पवन की बात कही जाए तो चिनूक हो जाएगा, ब्लैक रोलर ब्लू हो जाएगा, इसके साथ साथ नॉर्वेस्टर लिख लीजिएगा, ये सब गर्म पवन है। इधर जो मैं लिख रहा हूं इसके सिवा ये सब गर्म पवनें हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए तो आपको आसानी होगा समझने में भी। चलिए नॉर्वेस्टर हो गया, ठीक है, इधर हो गया भाई, इसको हटाओ, नॉर्वेस्टर लिखिए। ये सारे कौन से जो ग्रीन कलर से लिख रहे हैं ये सब गर्म पवनें हैं। चिनूक, ब्लैक रोलर, लू, नॉर्वेस्टर और इसके साथ साथ सिरोको, सिरोको लिखिए। ये सारे जो हो जाएंगे ग्रीन वाला जितना टिक किया मैंने, ये सारे गर्म पवनें हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, यहां पर देखिए एक ही यहां पर कोई कूट नहीं दिया गया है और करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात का संबंध साफ आसमान और बारिश से ना होने के कारण होता है। तो चक्रवात के कारण ना भारी वर्षा होती है और प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है, तो इसलिए ये कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और यही पूछा जा रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर से इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इसका आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प बी, डैन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन सी, वोल्गा नदी होगी, डैन्यूब नहीं होगी। कौन सी नदी होगी सबसे लंबी यूरोप की, वोल्गा नदी। चलिए अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में, पहले सूची में झील, दूसरे में संबंधित देश। चलिए मिलान कीजिए। बैकाल झील कहाँ भैया, बैकाल झील कहाँ हो जाएगा, ये रसिया। ग्रेट स्लेव झील हो जाएगा कहाँ पर, कनाडा। आयर झील हो जाएगा अपना किधर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। और चिल्का झील भारत के उड़ीसा में।
तो ये सारा चीज ध्यान रखना आपको। और भी जैसे ओंटेरियो एरी झील हो गया, ह्यूरन, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, तो ये सारे ना संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पड़ेंगे। ग्रेट ब्रियर हो जाएगा, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनिपेग, रेनडियर झील ये कनाडा का हो जाएगा, और आयर झील जो अभी पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का झील हो जाएगा। तो ये मिलान करने के बाद क्या आएगा, पहला का चौथा हो गया, दूसरा का तीसरा, और तीसरा का पहला और दूसरा, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2। भाई कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो विकल्प ए यहाँ पर दिख गया साफ साफ। अगला देखिए, लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों को स्पर्श करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है। ये एकमात्र देश अपना सऊदी अरब है, जो कि दोनों देशों को स्पर्श करने वाला विश्व का एकमात्र सऊदी अरब पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश कहलाता है। इसकी राजधानी कहाँ है सऊदी अरब की, सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगी। और यहाँ का मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट करो। आगे देखिए, प्रमुख नदियां और उनके तट पर स्थित देश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, तो मॉन्ट्रियल जो हो जाएगा, वोल्गा ये वाला सुमेलित नहीं है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक प्रमुख शहर है जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर है, वोल्गा नदी पर नहीं है। कौन सी नदी है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा है, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर हो जाएगा। और ये कहाँ का है, कनाडा का प्रमुख शहर है। कहाँ का हो जाएगा, कनाडा का। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में व्याप्त विभिन्न गैसों का घटते हुए क्रम द्रव्यमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। यहाँ पर करेक्ट पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% होता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नाइट्रोजन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 78% हो जाएगा, ऑक्सीजन 21% हो जाएगा, आर्गन की मात्रा 0.93% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कुल मात्रा 0.036% होता है। परसेंटेज भी ध्यान रखना आप लोग, हो सकता है पूछा जाए कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितना है, ये सारा ऑप्शंस दे दिया जाए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आइनू नामक जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या देश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान से संबंधित है, और ये जापान में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहां तक है, तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा पड़ता है। कहां का, अफ्रीका का साउथर्न पार्ट पड़ता है, साउथ वाला पार्ट पड़ता है, यहीं पर कालाहारी मरुस्थल है, ठीक। और उसके बाद टुंड्रा प्रदेश, तो याकू टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो होती है तातार जनजाति हो जाएगी। टुंड्रा प्रदेश में कौन सी, तातार जनजाति हो जाएगी। अगर नाम आ गया यहाँ पर, उससे संबंधित फैक्ट्स को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जनजाति ना साइबेरिया का पार्ट है। कहाँ का, साइबेरिया, नोट कर लीजिए आप लोग, साइबेरिया का पार्ट है, ठीक। आगे देखिए, पूर्वी द्वीप समूह का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। सही जवाब, बोर्नियो द्वीप सबसे ज्यादा विभाजित है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के मिडिल में स्थित है। और इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, चीन सागर हो जाएगा, और दक्षिण में सेलेब सागर हो जाएगा, और जावा सागर। इसके नॉर्थ वाले पार्ट में क्या हो जाएगा भाई, तो दक्षिण सागर, दक्षिण साउथ चाइना सी हो जाएगा, SCS। और दक्षिण में क्या हो जाएगा, तो इसके साउदर्न वाले पार्ट में हो जाएगा सेलेब सागर, सेलेब सी प्लस जावा सी, जावा सागर, ठीक है। और बोर्नियो ना मुख्य रूप से पुराने क्रिस्टलीय बेसमेंट चट्टान, जो तलछटी चट्टान होता है, इससे बना है, और 3 देश में विभाजित है। एक तो ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक जो हो गया ब्रुनेई, नाम लिख लो आप लोग, 3 भाग है, तो कौन कौन सा भाई, तो ब्रुनेई हो गया, उसके बाद दूसरा हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दूसरा हो गया, और अपना तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा क्या होगा, और तीसरा हो जाएगा मलेशिया, ठीक है, तीसरा मलेशिया हो गया। इसी 3 भाग में विभाजित है बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। नियाग्रा की बात कही जाए तो नियाग्रा जो है ओंटारियो झील और एरी झील के बीच है, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नियाग्रा नदी पर है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी की एक सहायक नदी है। नियाग्रा नदी जो है सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर की सहायक नदी है। आगे देखिए, पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा होता है। यह है मिसिसिपी नदी, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मिसिसिपी नदी जो है इटास्का झील से निकलती है। कौन सी झील, इटास्का झील से निकलती है मिसिसिपी, इटास्का झील से ही निकलती है ये नदी, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के ये फॉल हो जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में, डाउन खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, जो हो जाएगी यूएसए की सबसे लंबी नदी, सबसे
लंबी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में वर्षा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। और ग्रीष्म ऋतु का प्रायः शुष्क होना। और इस प्रकार की जलवायु जो होती है ना, मुख्यतः भूमध्य सागर के तटीय भाग में होती है। जैसे तटीय भाग कौन कौन सा पड़ेगा? तो अपना इटली पड़ जाएगा, जो कि इटली का साउथ वाला पार्ट पड़ेगा, साउथ वाला पार्ट इटली हो जाएगा। और फ्रांस, फ्रांस का जो हो जाएगा ये साउथ वाला पार्ट, ये सॉरी नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, नॉर्थ फ्रांस, साउथ इटली, यहाँ पर नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद यूनान पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा? यूनान हो जाएगा। यूनान के बाद कैलिफोर्निया हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। इन सारे देश में ये पाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और सामान्यतः लोहा जो होता है, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनाइट, ये सब इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, बिल्कुल, जब यहाँ पर लोहा की मात्रा होगी तो कपास के लिए निश्चित रूप से उपयुक्त होगा। खास करके महाराष्ट्र वाले पार्ट में ये सब ज्यादा पाया जाता है, और थोड़ा बहुत पार्ट हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश का। तो दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तीसरा देखिए, इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। तो भाई इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें पाया क्या जाएगा? तो लोहा पाया जाएगा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनाइट। ठीक है, ये सब पाया जाता है। और काली मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय चेरनोज़ेम से सदृश होता है और कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये तो हो ही गया यहाँ पर। तो पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तो सही है पूछा जा रहा है, तो पहला ही हो जाएगा, केवल 1 और 2 करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच परत असंबद्धता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राइट हो जाएगा, लेहमान असंबद्धता, विकल्प डी हो जाएगा। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो हो जाएगा, कोनराड हो जाएगा। ठीक, बाह्य और आंतरिक पूछा गया यहाँ पर, तब जाकर के ये आपका जवाब निकल के आएगा लेहमान असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता पूछा जाए तो ये हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। यहां लिख देते हैं आप लोग को, ऊपरी क्रस्ट और कौन सा हो जाएगा? निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट के बीच ये पाया जाएगा। ठीक है, और भी कोई है? तो और है मोहोरोबिसिक हो जाएगा, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच हो जाएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच हो जाएगा ये वाला। ठीक, रेपेटी असंबद्धता पूछा जाए तो रेपेटी किसके किसके बीच होगा? तो ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच। ठीक है, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच, निचली मेंटल के बीच पाया जाएगा। ठीक, और लेहमान असंबद्धता तो हो ही गया। एक है ना और पूछा जाता है, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता, वो लिख देता हूं मैं यहां पर, गुटेनबर्ग। जब इतना हो ही गया तो ये क्यों छोड़ेंगे भाई? गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच होगा? तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच होगा। तो यहां लिख लीजिएगा आप लोग, निचली मेंटल और किसके बीच? ऊपरी कोर के बीच। तो सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ना ध्यान रखना आप लोग को, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए आगे देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो भी हो, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 बाय 1 यहां पर रीड करते हैं। पहला यहां पर, इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये वाला यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है भौगोलिक विस्तार के बारे में, तो पहला भाई यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दूसरा देखिए, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बाबा एक राज्य बढ़ा देता तो क्या हो जाता? 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो भैया राजस्थान से शुरू करते हैं, सॉरी गुजरात से शुरू किया जाए तब ना सीधा सीधा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद अपना राजस्थान ले लो, राजस्थान के बाद एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आ जाइए, छत्तीसगढ़ में एंट्री लेते हुए थोड़ा सा इसके बगल वाला झारखंड को देख लेंगे, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ये से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य से होकर गुजरती है। भैया ये वाला तो गलत हो गया। तीसरा देखिए, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। मानक समय रेखा जो मेडिटेरियन टाइम जो होगा, ये बिल्कुल 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन से हैं? ये 5 राज्य भी जानना तो जरूरी हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे। तो पहला लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ना समझना, ठीक है।
दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा भैया छत्तीसगढ़, उसके बाद एमपी हो जाएगा, उसके बाद यूपी हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, 5 राज्य से होकर गुजरता है। और मिडिल जो पूछा जाए तो यूपी का जो नैनी है, नैनी जगह का नाम है यूपी का, नैनी रेलवे स्टेशन भी है, यहां से ना गुजरता है ग्रीनविच टाइम, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा करेक्ट है, करेक्ट पूछा जा रहा था, पहला और तीसरा विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे ज्यादा 4096 मीटर है इसकी लंबाई, 4096 किलोमीटर होगा, ठीक है। और यह सीमा जो भारत के 5 राज्य, कौन कौन सा है, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक। तो एक तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, चूंकि इससे ही अलग हुआ है। दूसरा हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद अपना मिजोरम, मिजोरम के बाद चौथा बताइए कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश एपी, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के बाद लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, यहां से सॉरी लद्दाख नहीं होगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, मिजोरम होगा, आंध्र प्रदेश भी कहां आएगा इधर भाई, मिजोरम के बाद असम होगा ना, उधर असम होगा, असम के बाद मेघालय, ठीक। और चीन का सीमा लगेगा उसके साथ, ठीक है, लद्दाख के साथ। अगर चाइना का पूछा जाए यहां पर, जैसे चाइना का पूछा जा रहा है, तो चाइना का सीमा जो लगता है इसकी 3488 किलोमीटर है, इसकी लंबाई टोटल 3488 किलोमीटर। कौन कौन राज्य के साथ लगेगा चाइना की सीमा, तो ये लगेगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड लिख लीजिए, उत्तराखंड के बाद सिक्किम हो जाएगा, एसके लिख लीजिए, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। ये सारा हो गया। नेपाल की सीमा अगर पूछा जाए तो नेपाल का सीमा 1751 किलोमीटर हो जाएगा, और पाकिस्तान का सीमा भारत के साथ 3323 किलोमीटर लगता है। तो पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। नेपाल का सीमा फिर इधर आ जाइए आप लोग, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सारा हो जाएगा। सिक्किम की सीमा जो है 2 देश के साथ लगती है। अगर पूछा जाए तो कौन कौन से देश होंगे, 2 देश होंगे, ये आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पहले सूची में यहाँ जो दिया गया प्रमुख चैनल, दूसरे में संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, मिलान करना है। 6 डिग्री चैनल किसके साथ मिलता है, तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप से मिलता है, इंडोनेशिया के बीच है ये। तो ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा इंडोनेशिया हो जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरा हो गया इसका। 8 डिग्री चैनल आप सभी को पता है मालदीव मिनिकॉय के बीच है, तो मालदीव मिनिकॉय भैया तीसरा हो गया। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप 10 डिग्री हो जाएगा लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 3 4 और 1 कौन सा है, 2 3 4 और 1, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है, तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार हो जाएगा सतलज और काली नदी, विकल्प बी यहाँ पर सही है। और इसी तरह जो और भी हिमालय है जहां के विस्तार, जैसे कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब हिमालय का विस्तार, ठीक है, पंजाब हिमालय का विस्तार जो हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा। फिर कुमाऊं आ जाएगा सतलज से काली नदी के बीच, जो कि 320 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय जो हो जाएगा ये 560 किलोमीटर, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है, ठीक, सबसे ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा है नेपाल हिमालय की, जो कि काली तीस्ता के बीच पड़ता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, नेपाल हिमालय काली तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर लंबा है भाई। तीस्ता और दिहांग के बीच आ जाएगा असम हिमालय, ये असम हिमालय आ जाएगा, इसमें जोड़ लेना हिमालय असम के बाद, ठीक है, इसकी लंबाई 750 किलोमीटर हो जाएगा। और सतलज और काली के बीच कौन सा हो गया, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय जो हो जाएगा ये हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच हो जाएगा, और इसकी लंबाई की बात कही जाए तो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा डोडा बेट्टा हो जाएगा, विकल्प बी सबसे ऊंची चोटी है ये। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगा, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, ठीक है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, और ये कहां पर है, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत पर है ये चोटी, अन्नामलाई पर्वत पर ये चोटी है, कौन सा, अनाईमुडी, सबसे ऊंची साउथ इंडिया की। आगे देखिए, किन नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी में मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन पूछा भी था, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना अगर ये रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, XYZ जितना भी जो भी नदी का संगम होता है, तो मैं यूट्यूब पर बढ़ाना छोड़ दूंगा। निश्चित रूप से जाकर के देखिएगा आप लोग, 70वीं बीपीएससी में, सॉरी 71वीं बीपीएससी में अभी क्वेश्चन आया था ये वाला, और इसका शॉर्ट्स भी देख लीजिएगा डेट के साथ।
जब एग्जाम हुआ था उस डेट से लगभग एक सप्ताह या 8 दिन पहले मैंने बताया था, उसके पहले का ही वीडियो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग किसके किसके बीच भैया? तो ये हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच रुद्रप्रयाग। ठीक, भगीरथ और अलकनंदा के बीच कौन सा होगा? देवप्रयाग होगा। देवप्रयाग भगीरथ और अलकनंदा के बीच होगा। फिर अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाएगा? ये कर्णप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाएगा? कर्णप्रयाग कहलाता है। मंदाकिनी अलकनंदा के बीच हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ये तो रुद्रप्रयाग हो गया। और अलकनंदा और धौलीगंगा के बीच कौन सा हो जाएगा? विष्णुप्रयाग, ये हो जाएगा विष्णुप्रयाग। ये सारा चीज आप लोग फैक्ट्स को याद रखना, आपको ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसमें से बताइए उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है। ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग, सिपकिल और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग प्लस सिपकिला प्लस बारालाचा, ये 3 दर्रा जो है भैया ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा और स्थित नहीं है उत्तराखंड में, तो ये हो गया। बाकी ये तीनों जो होगा नीति, माना और लिपुलेख हो जाएगा, और एक और है मूलिंग दर्रा, इसी में लिख दूं मूलिंग दर्रा। तो ये सब जो होगा उत्तराखंड में पड़ेगा। ये 4 दर्रा, नीति, माना, लिपुलेख, मूलिंग, ये उत्तराखंड का दर्रा है। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा है। ये ना सबसे लंबी नदी कृष्णा नहीं होगी भैया, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा गोदावरी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबका गांव से निकलती है, ये पहाड़ी है, यहीं से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये चीज तो ध्यान होगा। और गोदावरी की लंबाई की बात कही जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, ये सभी इसकी सहायक नदी है। और इसमें मैंने बताया भी था कि कौन सी नदी उत्तर से मिलती है और कौन सी नदी दक्षिण से। सॉरी, ये नहीं था, मैंने बताया था कि कौन सी नदी इसकी बाएं से सहायक नदी है और कौन सी नदी दाहिने साइड से सहायक नदी होती है। ये भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना जो दूसरा टेस्ट हुआ था। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में झील दिया गया, दूसरा राज्य दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं 1 बाय 1। पहला है सूरजकुंड झील, जो हो रहा है ये हरियाणा का झील है। कहाँ का? हरियाणा का। दीपोर झील हो जाएगा, ये भाई असम का हो जाएगा। और लोनार झील आप सभी को पता है महाराष्ट्र का झील है। और कोलेरू आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला का तीसरा, दूसरा का पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 4 और 2 हो जाएगा, 3 1 4 और 2, 3 1 4 और 2 भाई, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात, ये हो जाएगा अपना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर हो जाएगा। बूढ़ा घाघ जो हो जाएगा झारखंड का है, ठीक है, बूढ़ा नदी पर। ठीक, उसके बाद धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा पर होगा। कौन सा? धुआंधार, ये मध्य प्रदेश का कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर, यहां पर नर्मदा दिया ही गया भैया, क्यों लिखना? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और भी कई जलप्रपात हैं देश में, जैसे कि जोग महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है, कपिल धारा या दुग्ध धारा, भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा पर ही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर धुआंधार हो गया, कपिल धारा हो जाएगा। कपिल धारा जब यहां पर लिखा ही है तो इसको ज्वाइंट कर देते हैं। और दुग्ध धारा, दुग्ध धारा हो जाएगा। साथ साथ इसमें और प्लस कर लीजिए, एक और जलप्रपात है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जलप्रपात। ये सारे ना नर्मदा नदी पर है। फिर और ये अलग अलग स्टेट में पड़ जाएंगे क्योंकि नर्मदा नदी अलग अलग स्टेट से होकर बहती है। अब इसका स्पेस देख लेना कहां पर है। फिर एक है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पर हो जाएगा। डूमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर। गोकक जलप्रपात, चित्रकूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, याद रखना आप लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। जो एल नीनो जलधारा होता है ना, प्रतिवर्ष नहीं होता, बल्कि सामान्यतः यह ना प्रत्येक 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो प्रतिवर्ष नहीं, क्या होता है? 2 से 7 ईयर के अंतराल पर होता है ये, इसलिए ये गलत हो जाता है और असत्य ही पूछा गया था, सही नहीं पूछा गया था। तो ये वाला यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम की बात कही जाए तो विकल्प डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये सतलज नदी पर स्थित है। कोल डैम परियोजना भैया कौन सी नदी? सतलज नदी पर है स्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला सूची में नगर दिया गया, दूसरे में भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है?
तो भैया पूर्व का स्कॉटलैंड जो कहा जाएगा मेघालय को कहा जाता है, चौथा हो गया इसका। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, ये तो दूसरा सही है। और पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है, कोच्चि को पूर्व का वेनिस। और भारत का मैनचेस्टर अपना मुंबई हो गया। तो क्या हो गया, 4 2 3 और 1, 4 2 3 और 1, विकल्प 1 करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, ये हो जाएगा पहला, यहां दिख गया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में। तो भैया ये कानपुर में नहीं है दलहन वाला, कहां पर है, ये है राष्ट्रीय ये कहां पर हो जाएगा, कानपुर में नहीं है ना। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये हो जाएगा भाई कटक में। कटक, कटक कहां है, उड़ीसा, यहां पर स्थित है, इसलिए सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब जितना भी दिया गया सारे सुमेलित हैं। आगे देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, हाजीपुर में हो जाएगा, और जो कि हाजीपुर बिहार में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज हो जाएगा, और उसके बाद पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा अपना जबलपुर हो जाएगा। ठीक, कलकत्ता में पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। और भुवनेश्वर में बात कही जाए तो भुवनेश्वर में पूर्वीय तटीय रेलवे और बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ये सारा फैक्ट याद रखना आप लोग। अगला देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सुपर हाईवे कॉरिडोर गलियारा किस स्थान पर मिलते हैं, तो इसका स्थान हो जाएगा झांसी, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि भारत से उत्तर दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की बात कही जाए तो सिलचर से पोरबंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उत्तर से दक्षिण। भैया उत्तर से दक्षिण जैसे ही पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। और यहां पर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर। सिलचर इधर असम वाला पार्ट, यहां पर पोरबंदर किधर, तो पोरबंदर भैया गांधी जी का याद होगा आप सभी को, गुजरात वाला पार्ट। ये चीज ध्यान रखना आपको। आगे देखिए, माही सुगंधा नामक प्रजाति का संबंध किस फसल से है, ये हो जाएगा धान की फसल है माही सुगंधा। आभा, अभय, जया, पद्मा, आकाशी, गरिमा, फिर गीतांजलि, कृष्णा, कावेरी, हंसा, ये सभी ना धान की प्रमुख प्रजातियां उस समय पाई जाती है उस एरिया में। ठीक, और धान की उत्पत्ति जो होती है ना दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है, और एक खरीफ फसल है। धान कौन सी फसल है भाई, खरीफ फसल है। आप लोग कमेंट करना गेहूं, मक्का, सरसों कौन सी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह है, तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र, विकल्प बी यहाँ पर आसान सा जवाब हो जाएगा, ये कि जो कि खनिज युक्त शैल समूह है। आगे देखिए, बैलाडीला निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला के बारे में अक्सर पूछा जाता है और हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा भी गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प हेमाटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट, जो कि लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा क्षेत्र। आगे देखिए, भारत में कोयले का खनन सर्वप्रथम कहां हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज, विकल्प सी हो जाएगा। और यहां पर खनन जो हुआ था ना 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कोयला का खनन यहीं से प्रारंभ किया था, जो कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र है, जो दामोदर घाटी में है। कहां पर है, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी कहां पड़ता है भाई, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक, 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका खनन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। बिहार में नहीं स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो ये औरैया हो जाएगा। औरैया ताप विद्युत परियोजना बिहार में नहीं है, बल्कि ये यूपी में स्थित है। ठीक, और कांटी का पूछा जाए तो कांटी कहां है, तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, मुजफ्फरपुर शॉर्ट में लिख लीजिए। बरौनी वाला भैया बेगूसराय वाला बताओ हो कहां है बरौनी वाला। ठीक, उसके बाद नवीनगर जो हो जाएगा ताप विद्युत परियोजना, ये औरंगाबाद में हो जाएगा। ठीक, औरंगाबाद, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, औरैया यूपी में पड़ेगा ये। ठीक, और यही वाला बिहार में स्थित नहीं है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नाभिकीय संयंत्र उस दूसरे सूची में राज्य दिए गए हैं, मिलान करना है। काकरापाड़ा कहां पर है, तो काकरापाड़ा नाभिकीय संयंत्र ताप्ती नदी के किनारे होगा, गुजरात में। ठीक, नदी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती। ठीक, नरौड़ा जलप्रपात कहां हो जाएगा, नरौड़ा नाभिकीय संयंत्र हो जाएगा यूपी में। कहां पर, यूपी में हो जाएगा। रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान में, और तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये चीज ध्यान रखना आप सभी को। और भी कई नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, जैसे गोरखपुर हरियाणा में है, गोरखपुर नाम है, ताप नाभिकीय संयंत्र का नाम है, जगह का नाम नहीं है। और है कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में पड़ेगा अपना। ठीक, कैगा हो जाएगा कर्नाटक में, जैतपुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कैगा और ना पूछा जाता है, कैगा हो गया भैया कर्नाटक, और जैतपुर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ये प्रस्तावित है दुनिया के सबसे बड़े नियोजित परमाणु पार्क में। कौन सा, ये जैतपुर वाला। तो यहां पर मिलान करने के बाद क्या हो गया भाई, तो 2 3
1 और 4, 2 3 1 और 4 देख ले भैया कौन सा है, 2 3 1 और 4, 2 1 3 और 4 होगा ना, 2 1 3 और 4 होगा, 2 3 4 और 1 ना, यही है ना। देखिए पहला का दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, उसके बाद पहला और चौथा, सही है, 2 3 1 और 4। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, इसमें से बताइए कौन सा यहां पर करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है, ठीक है, ये यहां पर जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा भाई चंबल नदी पर, ये हो जाएगा चंबल नदी पर, ये गलत दिया गया था, ठीक। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना ये नर्मदा नदी पर, तो ये राणा प्रताप भी है, ये भी चंबले नदी पर है भाई, ये भी चंबल पर है, तो ये भी गलत हो गया। इंदिरा सागर हो जाएगा ये नर्मदा नदी पर, यमुना पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है, ये वाला भी गलत। तो विकल्प डी सही है, सही सुमेलित पूछा जा रहा तो विकल्प डी हो गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नहीं की गई थी। तो सबसे पहले ये जानिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, ये बताओ आप लोग, ये चीज तो आपको जानना जरूरी है, ये कब से कब तक चला था। वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोकारो, बोकारो में नहीं किया गया था। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना थर्ड पंचवर्षीय योजना काल में चला था, 1964 में, 1964 में आया था बोकारो वाला। इस समय तीसरा 5 ईयर प्लान चल रहा था भारत सरकार का। आगे देखिए यहाँ ना 12 पंचवर्षीय योजना जो चला है ना भाई, इसको देख लेना, हेराल्ड डोबल मॉडल से लेकर के महान लोविस मॉडल तक सबको देखना है। बाद में इसके स्थान पर जो नीति आयोग 2017 में आता है इसको भी देख लेना, ताकि ये ना यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है हर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह, ये चेन्नई में है, ये नहीं है। जो चेन्नई का भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ना, देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, एक खुला सागरीय बंदरगाह, तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये देख लीजिए, ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है ना कृत्रिम है, ये मतलब बनाया गया, प्राकृतिक यहाँ नहीं है। अगला है सेतु समुद्रम परियोजना, कौन सा सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ना है, किसको जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना है। अगला है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी और सतलज, सिंधु सतलज दोनों हो जाएंगे, सिंधु सतलज दोनों होगा, गंगा का इसमें शामिल नहीं है। गंगा का मूल उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड का गंगोत्री, गंगोत्री से निकलता है गंगा, ठीक, जो कि ग्लेशियर है। अब ये आप एक चीज बताना, गंगा नदी गिरती कहां पर है। तो 1 और 2 हो गया सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है। यहां पर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है। लैगून झील का एग्जांपल हो जाएगा इसमें से चिल्का झील, विकल्प सी हो जाएगा। चिल्का झील कहां पर है, तो ये ओडिशा में है, कहां पर, ओडिशा में। पुलिकट, कोलेडू और केलेबिली झील बताओ कहां पर है आप लोग। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु के वर्षा का मुख्य कारक निम्नलिखित में से क्या है। तो बताइए आप लोग, ये क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिम विक्षोभ का कारण है। अपना एक चीज बोलोगे सर, हर बार बोल देते हो कि कमेंट कीजिए। तो पुलिकट झील भैया कहाँ हो जाएगा, बताओ आप लोग। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, हर बार ना बोल देता हूं मैं भी। कोलेरू झील भैया कहाँ पड़ेगा, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से है, ये आंध्र प्रदेश कृष्णा गोदावरी नदी के बीच डेल्टा का क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और केलीवेली झील जो है ना तमिलनाडु में हो जाएगा। अब नहीं बोलना भाई कि हर बार कमेंट कर नहीं बोलते हो आप। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया 55। 56 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार आदि वृक्षों की प्रधानता होती है। ये जो प्रकार जो पाए जाएंगे ना, ये शंकुधारी वन में पाए जाएंगे, विकल्प डी हो जाएगा। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है यहाँ पर ना, ये अमेजन बेसिन में और कांगो बेसिन जैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे। कौन कौन सा, अमेजन प्लस कांगो बेसिन का क्षेत्र जो होगा वहां पर ये पाया जाएगा, क्लियर है। कांटेदार वन कहां पाए जाएंगे, तो राजस्थान का कुछ हिस्सा हो जाएगा और अफ्रीका का साहिल शुष्क क्षेत्र। तो यहां पर भारत में हो जाएगा, राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा और अफ्रीका का क्षेत्र हो जाएगा। कहां का, अफ्रीका का। मैंग्रोव वन का क्षेत्र कहां पाया जाएगा भैया, तो मैंग्रोव ये तटीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जो कि भारत के सुंदरबन या फ्लोरिडा का मैंग्रोव क्षेत्र हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा कहां भैया, कलकत्ता, सुंदरबन प्लस फ्लोरिडा, फ्लोरिडा हो जाएगा। शंकुधारी वन के बारे में तो देख लिए, शंकुधारी वन जो शंकुधारी वृक्ष से घिरा होता है, जिनके पत्ते पर ना सुई जैसे होते हैं आकार, और ये शंकु जैसा वृक्ष बनाते हैं,
उदाहरण के तौर पर लिए जैसे पाइन हो गया, पाइनस सिल्वेस्ट्री, स्कॉट्स पाइन हो जाएगा, फर जो कि अबीज, बाल्समिया हो जाएगा, बाल्स फर हो जाएगा, स्प्रूस जैसे कि पीसिया अबीज, नॉर्वे स्प्रूस, ये सब ना नाम है, इसके प्रकृति के नाम है। जो जैसे कि मकई होता है ना, मकई का प्रकार क्या होता है, कौन सा ये फसल है, उसी तरह देवदार में सीड्रस देवदारा आता है, देवदार सीडर आता है, ये सब शामिल हो जाते हैं। और ये ना समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाएंगे, जैसे कि कनाडा का क्षेत्र हो गया। कहां पर पाया जाएगा ये, तो कनाडा, कनाडा हो जाएगा, कनाडा के साथ साथ स्कैंडिनेविया हो जाएगा, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया हो जाएगा, फिर बोरबियल हो जाएगा, बोरबियल, ये सब क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर देवदार आम भी पाया जाता है, इसी जगह पर ना देवदार आम पाया जाता है। देवदार आम के बारे में ना पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, खनिजों का भंडार के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा किसको, पठार को जाना जाता है खनिजों के भंडार के रूप में। क्लियर है। अगला है, जनजातियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट होगा इसमें से, ये बताना आप लोगों ने। पहला देखिए, भोटिया राजस्थान की जनजाति, भाई बताओ भोटिया कहाँ की जनजाति है, राजस्थान की है या नहीं, बताना जरा। तो भोटिया राजस्थान की जनजाति नहीं है। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पर है, गुज्जर कर्नाटक का भी नहीं है। और तीसरा डफला अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। कोटा राजस्थान, ये भी नहीं है। तो डफला जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का है। भोटिया जनजाति जो हो जाएगा ना, तो भोटिया ये हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का। ठीक है, कहाँ कहाँ का होगा, एक तो हो जाएगा यूटी उत्तराखंड लिख लीजिए, एचपी हिमाचल प्रदेश और एसके यानी सिक्किम, यहाँ पर भोटिया पाई जाती है। गुज्जर के बारे में आप लोग बताइए, गुज्जर जनजाति कहाँ पर पाया जाएगा, तो गुज्जर खास करके ना यूपी वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, JNK जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, साथ साथ उत्तराखंड भी जोड़ लीजिए और यूपी, यहाँ पर गुज्जर पाए जाएंगे, कर्नाटक में नहीं पाए जाएंगे। अब कोटा जनजाति है, राजस्थान में नहीं होगा कोटा जनजाति, कोटा जगह का नाम है राजस्थान, लेकिन ये मुख्य रूप से ना तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु का नीलगिरी जो पहाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है ये वाला कोटा जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा नहीं सुमेलित था, तो पहला, दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। 1, 2 और 4 विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस हिमालय और हिमाद्री पर्वतमाला के मूल में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो ये ग्रेनाइट चट्टानें हो जाएंगी। पहला विकल्प यहाँ पर सही है। जो हिमाद्री महान हिमालय है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा और सबसे उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, और इसका मूल मुख्यतः जो होगा ना कठोर होगा, क्रिस्टलीय प्रकृति का होगा और आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से बना होता है, जिसमें ग्रेनाइट जो होता है सबसे फेमस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पहले पढ़ लीजिए। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। भाई ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहल है, तो यह ना सागरमाला परियोजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नहीं बल्कि पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, जलमार्ग मंत्रालय का है। ठीक, ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही है यहाँ पर, तो पहला और दूसरा केवल 1 और 2 विकल्प एक करेक्ट हो गया। अगला है, कुई, कुंडा, झालर, टंका आदि जल संरक्षण संरचनाएं निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। ये पश्चिमी भारत का पार्ट है, जो कि जाबो नामक संरचना होती है, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय का पार्ट है, जहां आहर, पाइन, बावली, गंगा, ये सिंधु नदी के मैदान का जो चेरुवु फर, ये दक्कन का पठार में पाया जाएगा। ठीक है, और बांस बूंद सिंचाई जो होगा, जाबू नामक स्थान जो संरचनाएं होती है, ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय के राज्य में पाए जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है कुई, कुंडा, झालर, टंका, ये पश्चिमी भारत का पार्ट है। ठीक है, पश्चिमी भारत में पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी गोंड जनजाति है, तो सबसे बड़ी जनजाति जो है ना भील जनजाति है भारत की। ठीक है, भील जनजाति। और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति अगर पूछा जाए सेकंड स्थान पर, तब आएगा ये गोंड वाला। ठीक, और भील जनजाति जो है इसका सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी लिख लीजिए। तो भैया ये गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात में पाया जाएगा। कौन सा भील जनजाति, गुजरात। फिर गुजरात से उसी साइड एंट्री लेते आइए राजस्थान, राजस्थान से फिर आ जाइए छत्तीसगढ़, फिर एमपी में तो सब तरह की जनजातियां पाई जाती है, फिर महाराष्ट्र भी ले लीजिए इसमें। ठीक, और गोंड जनजाति की बात कही जाए तो गोंड पाया जाएगा खास करके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोंड जनजाति कहाँ कहाँ,
तो ये पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार का है ना, तो बिहार में गोंड के बारे में पूछा जा सकता है। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड में तो उसी तरह सेम स्थिति है, बिहार झारखंड सबका। महाराष्ट्र भी हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, इन सब जगह पर गोंड जनजातियां पाई जाती है। आगे देखिए, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बउआ वाला प्रश्न है, राप्ती नदी हो जाएगा, विकल्प डी। और इंद्रावती नदी के किनारे कौन सा शहर होगा? तो जगदलपुर, कौन सा? जगदलपुर हो जाएगा, ठीक। रामगंगा नदी के किनारे बरेली, जहां झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, वही वाला बरेली। क्षिप्रा नदी के किनारे आप सभी को पता है, महाकाल की नगरी उज्जैन, क्षिप्रा या शिप्रा जो भी है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ। और सबसे ज्यादा फेमस क्या है इनको? यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये विकल्प डी हो जाएगा। भारत के राज्य में से तमिलनाडु में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो सर्वप्रथम तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में होता है भाई। कहां होता है? केरल में होता है। तो केरल होना चाहिए, तमिलनाडु नहीं होगा, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था, कौन सा सत्य नहीं है। अगला है सेम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट फिर से पूछा जा रहा है। इसमें से इनकरेक्ट हो जाएगा विकल्प सी वाला। चाय के बागानों के लिए क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो इसके लिए अम्लीय मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी? अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चाय की बागानों के लिए। बाकी सारा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यही सिर्फ इनकरेक्ट था, यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में वनस्पति दिया गया, दूसरे में उसके स्थान दिए गए हैं। मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन जो होगा कहां पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा साइलेंट वैली का पार्ट हो जाएगा। तीसरा कच्छ वनस्पति हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र। शंकुधारी वन जो हो जाएगा, तो शंकुधारी वन जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। और पतझर वन एक ही बचा, राजस्थान का क्षेत्र। तो यहाँ पर हो गया 3, उसके बाद 3 के बाद हो गया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, विकल्प सी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये जान लीजिए, सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को हुआ था। 17 नवंबर का डेट था 1960, ठीक है। और उस समय ना उत्तराखंड में हुआ था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश का पार्ट पड़ता था पंतनगर में। जगह का नाम था पंतनगर, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि अब तो बट गया है ना, ठीक है। और जैसे जैसे इसका समय परिवर्तन हो गया, उसका नाम बदलकर अभी जो है वही विश्वविद्यालय, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। नाम चेंज होकर के इसका ये पड़ा था। पहले जो इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो ये हो जाएगा विकल्प डी। गोल क्रांति सरसों का उत्पादन से संबंधित, तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है, सरसों उत्पादन से नहीं, आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, तो ये वाला, बाकी सारा यहाँ पर करेक्ट था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर करेक्ट है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में गेहूं खरीफ की फसल है। तो गेहूं वाला खरीफ की फसल है भाई, तो ये वाला गलत है। गेहूं जो है रवि की फसल है, गेहूं जो होगा रवि की फसल, इस वजह से ये गलत। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश है भाई, टॉप पर चल रहा है बाबा। तीसरा है, कल्याण, सोना, जया, पद्मा आदि गेहूं की किस्म है, तो ये सारा जो है ना धान की प्रजाति है, गेहूं की नहीं, ये सारा धान की, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, तो ये गलत। चौथा है, करनाल बंट कवक द्वारा उत्पन्न रोग है जो कि गेहूं को प्रभावित करता है, तो ये करनाल बंट कवक बिल्कुल सही है, गेहूं को प्रभावित करने वाला रोग है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है, तो दूसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी। केवल 2 और 4 करेक्ट हैं। चलिए आगे देखा जाए। जनगणना 2011 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चीज तो जान लीजिए, जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। साथियों, एक जानकारी और है कि आप लोग अगर ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मेगा मॉक टेस्ट जो है ना, मेगा मॉक टेस्ट, अभी एग्जाम में 1 महीने ही बचे हैं, 40 मॉक टेस्ट है इसमें, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8676934039, और इसका बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है 249 का, जाइए ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट सिलेबस के द्वारा यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा और 40 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है जो कि फुल लेंथ है, टोटल टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग आज ही। चलिए,
ये क्वेश्चन है, इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है पूछा जा रहा है, इसमें से जो सही होगा वो बताना है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या दर वाला जिला हो जाएगा मधेपुरा, जो कि 31.12% के साथ सबसे टॉप पर है। और यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये भी सही है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये वाला भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। 2011 जनगणना का ये पार्ट है। तीसरा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या दर वाला जिला गोपालगंज है। अभी मैंने बताया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा। कौन सा भैया? मधेपुरा। परसेंटेज कितना? 31.12%। ये ध्यान रखना, ये गलत। ठीक, तो 1 और 2 केवल सही है, तो केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, कोसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसे सही है या है? यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला, यह नदी खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी नदी खगड़िया जिले में नहीं बल्कि कटिहार जिले में कुर्सेला में गंगा नदी में मिलती है। तो खगड़िया नहीं, कटिहार का कुर्सेला का क्षेत्र है, यहां पर जाकर के गंगा नदी में मिलेगी, तो गलत हो गया। नेपाल में इसे सप्तकोसी नदी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, नेपाल में इसको सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 7 नदी कौन कौन सी है सप्तकोसी में? इस सप्तकोसी नदी में 7 नदी हो जाएगा। पहला लिख लीजिएगा इंद्रावती, नाम जानना बहुत जरूरी है। इंद्रावती हो जाएगा, सुनकोसी, सब सहायक नदी हो जाएगा इसका, ठीक ना। सुनकोसी, सुनकोसी के बाद भोटकोसी, भोटकोसी, भोटकोसी के बाद लिख लीजिएगा तांबा कोसी, तांबा कोसी हो जाएगा। लिच्छू कोसी, लिच्छू कोसी, और उसके बाद दूध कोसी और अरुण कोसी, तामर कोसी। दूध कोसी, अरुण कोसी, ये सारा कोसी लिख रहे हैं डॉट में, ठीक, और तामर कोसी, ये सारे सप्त कोसी हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, और यहां पर जो है ना सुन कोसी भोट कोसी एक ही होगा, या कर दीजिएगा। ठीक है, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ठीक, सप्तकोशी के 7 पार्ट हो जाएंगे। तो दूसरा यहां पर भाई सही दिया गया, तो केवल 2 यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? यहां पर 4 झील दिए गए, सही उत्तर चुनना है इसमें से कौन कौन से बिहार में पड़ेंगे। तो ये पहला है अनुपम झील, ये बिल्कुल सही दिया गया, बिहार का कैमूर जिला है, प्राकृतिक झील है, बिहार के कैमूर में है अनुपम झील। फिर दूसरा देखिए कांवड़ झील, तो बिहार के कांवड़, ये बिहार का बेगूसराय जिला है, यहां पर पड़ता है ये बेगूसराय, और बेगूसराय का एक मंझौल प्रांत है, मंझौल प्रांत है, यहीं पर पाया जाता है। की हो बेगूसराय वाला, थोड़ा सबको पता होते ना। फिर है गोगाभिल झील, गोगाभिल झील अपना पड़ेगा बिहार के कटिहार जिला में, कहां पर? कटिहार में पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और फुलहर झील जो है, फुलहर झील जो पड़ेगा ये कहां पर पड़ेगा भाई, बताना जरा। तो फुलहर यह बिहार में नहीं है ये झील, तो फुलहर झील के बारे में बताना कहां पर पड़ेगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये नहीं होगा बिहार का, ठीक है, ये कहां का हो जाएगा बता ही देते हैं, यूपी का पीलीभीत जिला है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 1 2 3 यहां पर जो हो जाएगा बिहार में पड़ने वाला, केवल 1 2 और 3। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल लिंगानुपात और एवं शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो 0 to 6 ईयर्स यहाँ पर पूछा जा रहा है लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। ठीक है, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हो जाएंगी। तो कौन सा होगा भाई? विकल्प सी 918 और 935 होगा। ठीक, और शिशु का जो पूछा जा रहा था तो ये 935/1000 शिशु का पूछा गया ना, शिशु में 935 होगा, ऐसे पूछा जाए तो 918 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से नहीं लगेगी किसकी सीमा? तो गोपालगंज सीमा नेपाल से नहीं लगेगी। ठीक है, किसका? गोपालगंज का सीमा। तो बिहार का कुल 7 जिला लगता है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा नेपाल से लगने वाली सीमा, कौन कौन से हो जाएंगे इसमें से? तो नेपाल से लगने वाली सीमा का नाम लिख लीजिएगा। एक तो किशनगंज, किशनगंज के बाद अपना आ जाइए सुपौल, सुपौल के बाद भैया अररिया, अररिया के बाद अपना लगेगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीता से समझ जाइएगा आप लोग, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, एम मधुबनी, फिर ईस्ट चंपारण, ईसी, ईस्ट चंपारण के बाद वेस्ट चंपारण, WC। ठीक, ये सारा नेपाल की सीमा से लगता है। और बिहार का कुल 7 जिला जो लगेगा यूपी से।
ठीक है, तो ये तो हो गया भाई नेपाल से लगने वाला, ठीक, नेपाल से। अब लिख लेते हैं यूपी से लगने वाली सीमा कौन कौन सी है बिहार की, कौन कौन सी सीमा यूपी से लगती है। चार्ट ही बन गया यहाँ पर मोटा मोटी, ठीक है, ये तो चार्ट ही बन गया ना एक तरह से अपना। यूपी से जब कर ही लेंगे तो झारखंड भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक। यूपी से लगने वाली सीमा बताइए, तो हो जाएगा कौन कौन सा, वेस्ट चंपारण से शुरू करते हैं, वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा, गोपाल से समझ जाइएगा आप लोग, सारण हो जाएगा, सारण जिला, ठीक, सारण के बाद सिवान भी ले लीजिए उधर, सिवान के बाद अपना आ जाएगा भोजपुर, भोजपुर जिला हो जाएगा, उसके बाद बक्सर, बक्सर जिला, और कैमूर, ये यूपी से लगेगा। फिर झारखंड का भी देख लेंगे, झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा जिला है बिहार का, तो झारखंड के साथ सबसे पहले लिख लीजिएगा उधर से कैमूर से शुरू करते हैं, कैमूर तक पहुंचे थे ना, यहाँ कैमूर से ही शुरू कर लेते हैं, इसका भी लगता है, ठीक है, कैमूर लिखिए। रोहतास झारखंड से सीमा साझा करेगा, रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद का क्षेत्र हो जाएगा, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा का भी बॉर्डर लगता है, उसके बाद जमुई बांका, जमुई हो गया, बांका, और एक प्यारा सा भागलपुर, कौन सा, भागलपुर, और इसके बगल वाला कटिहार। ये सारा जिला जो होगा किसके, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिला जो होगा झारखंड के साथ सीमा साझा करेगा, ठीक है। और यूपी के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला इसके साथ, झारखंड के साथ 9, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हो जाएंगे भैया, 7 हो जाएंगे। कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो ये नोट कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरहुत नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो तिरहुत नदी हुआ है गंडक नदी पर बना है, ठीक है, और पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर ये कोसी नदी पर हो जाएगा, और इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी पर, इंद्रपुरी जलाशय पूछा जाएगा, सोन नदी ऊपर भी बताया आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, यहाँ पर डिवाइड करेगी, ये हो जाएगी सोन नदी, जो कि कैमूर श्रेणी के दक्षिण में और छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में बहती है, इसलिए भौगोलिक रूप से इन दोनों के पठारी क्षेत्र को अलग कर देती है। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना जिला युग्म गलत है, कौन सा परियोजना जिला, तो यहाँ पर देखिए कौन सा परियोजना है और किस जिला में पड़ता है, देख लेते हैं। जो असुमेलित होगा, जो गलत होगा उसको टिक कर देना, वही सही आंसर हो जाएगा अपना। पहला यहाँ पर देखिए अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना, ये अरवल में है, तो भैया बिल्कुल सही दिया गया है। कोसी जल विद्युत केंद्र, तो ये पश्चिम चंपारण में, कोसी नदी उधर कहाँ जाएगा भैया, ये सुपौल में स्थित होगा, कहाँ होगा, सुपौल में होगा, तो ये गलत हो गया। और भी देख लेते हैं। ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास, ये सही है। त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत, ये पश्चिम चंपारण, ये भी सही है। तो एक सिर्फ विकल्प भी यहाँ पर गलत था, तो यही वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये खोला गया था यूगोस्लाविया और पोलैंड की सहायता से 1960 ईस्वी में, विकल्प सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, बेगूसराय जिला में है। कहाँ पर है, ये बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय का कौन सा क्षेत्र है, तो बरौनी में है, बरौनी जगह का नाम है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है, 94,163 किलोमीटर। इसका दक्षिण का विस्तार कितना है, तो दक्षिण का विस्तार बिहार का हो जाएगा 345 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण का विस्तार। और पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट विस्तार पूछा जाए, ईडब्ल्यू ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका विस्तार हो जाएगा 483 किलोमीटर, ठीक है। कुल तो इतना हो गया। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा बिहार का, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा नॉर्थ अक्षांश। और यहां पर देशांतर पूछा जाए आपको, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से पड़ेगा 88 डिग्री, और उसके बाद 17 मिनट होगा 40 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर ईस्ट पड़ेगा, ये नोट कर लेना आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थलों को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ है। रामसर साइट्स यहां पर देख लीजिए कौन कौन सा होगा इसमें से। पहला है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये बिल्कुल रामसर साइट्स का पार्ट है, ये भी हो जाएगा। कांवड़ झील भी हो जाएगा, गोगा झील, नागा पक्षी अभ्यारण्य, सारे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सारे होंगे मतलब सभी, 1 2 3 और 4, विकल्प डी करेक्ट है। अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। हाल ही में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजगीर में हुआ था।
और 2025 में हुआ था, जहां पर दक्षिण कोरिया को हराकर भारतीय पुरुष टीम जो 4-1 से हराया था दक्षिण कोरिया को। हाल ही में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन कहां किया गया? इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, ये पूर्णिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कितनी प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? विकल्प ए हो जाएगा, 10,000 रुपया रखा गया था इसका लक्ष्य। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, 19वां स्थान बिहार को मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट योजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये ना अडानी ग्रुप का है और अडानी बाबू आने वाले हैं, कब आने वाले? 23 फरवरी को बिहार के भागलपुर पहुंचने वाले हैं ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीरपैंती प्लांट जो है ये भागलपुर में 800 मेगावाट की इकाई है, विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प डी वाला, जो कि 2400 मेगावाट यहाँ पर कोयला होगा और 800 मेगावाट की 3 इकाई हो जाएगा जो कि कोयला से है, इसी मिलाकर के 2400 मेगावाट हो जाता है। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का पहला गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, समस्तीपुर में स्थापित किया जाएगा। 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र कार्यरत है जो कि चीन, बांग्लादेश, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका में है और भारत में भी खुल जाएगा, तो बिहार के समस्तीपुर जिला में स्थापित किया जाएगा, बिहार में। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 7। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, गज सिम्हा, विकल्प बी हो जाएगा। और ये कहां पर आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो ये हुआ था पटना, ठीक, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे देखिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 को किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर विकल्प सी, मुन्नी कामत को सम्मानित किया गया था। नेहा झा मणि को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, नेहा अकादमी को, और बाल साहित्य मिला था मुन्नी कामत को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर सुशील कुमार मोदी जी को मिला है पद्म भूषण, ठीक है, और शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में आयोजित हुआ था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 जून 2025 को आयोजित वर्ल्ड योगा डे की थीम क्या थी? थीम पूछा जाता है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के थीम भी पूछे जाते हैं, ये सब भी ध्यान रखना है। जैसे बाल दिवस का थीम क्या था, पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, इसी तरह योगा डे का भी पूछा गया है, विकल्प बी हो जाएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन वर्ल्ड। 2025 के टेनिस ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल एवं महिला एकल विजेताओं के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कूट तो नहीं दिया गया, डायरेक्ट यहां पर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यूएस ओपन 2025 नोवाक जोकोविच सर्बिया एवं मेडिसन कीज, ये वाला गलत दिया गया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया एवं मेडिसन कीज जो है ये अमेरिका से नहीं है, ठीक है, बल्कि कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से है और अरियाना सवालेंका जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच नहीं होगा, ना ही मेडिसन कीज होगा। यहाँ होगा कौन कौन सा, एक नाम लिखिएगा पहला यहाँ पर, तो पहला हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज, ये कहाँ के हैं? तो कार्लोस अल्काराज देखिए स्पेन के हैं। और दूसरा लिख लीजिएगा आप लोग, आर्यना सवालेंका, इसका नाम था आर्यना सवालेंका, ठीक है। इस वजह से ये गलत था और गलत ही पूछा जा रहा था, सुमेलित नहीं है, तो ये विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में सम्मेलन, दूसरे में आयोजन स्थल दिया गया है। अब देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो ये 2025 में रोटरडम में आयोजित हुआ था, रोटरडम, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहां हुआ? बैंकॉक में हुआ था, तीसरा हो गया इसका, ठीक। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसका तो हो गया भैया चौथा। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था बार्सिलोना में, ठीक, बार्सिलोना। तो हो गया 1, 3 के बाद 4 और 2, 1, 3, 4 और 2 कौन सा भैया? 1, 3, 4 और 2, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? आसान सा जवाब, शिखर धवन। अभी बाबू साहब शादी भी किए हैं, अभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट, आज का डेट क्या है? आज 22 फरवरी है, अभी 21 या 20 के बीच में इनकी शादी, दूसरी शादी भी किया, दूसरी या तीसरी शादी है इनकी, ठीक है।
चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी प्रबोवो सुबियांतो, विकल्प बी यहां पर सही होगा। और 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जाने गए थे। फिर गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की थीम पूछा जाए, 2025 वाला थीम पूछा जाए, थोड़ा स्वर्णिम भारत लिख लीजिएगा आप लोग। थीम बहुत पूछा जाता है आजकल। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास, ये इसका थीम था। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में उपलब्धि, दूसरे में स्थान दिया गया है। कौन सा उपलब्धि किस स्थान से संबंधित है? देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। बालोद जिला है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ठीक। दूसरा क्या है? देश का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, ये हैदराबाद में हो जाएगा भाई, तीसरा हो गया इसका। ठीक। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है ये। और देश का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, ये गाजियाबाद में होगा। कहां हो जाएगा ये? गाजियाबाद में। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत की है? ये राज्य है विकल्प सी हिमाचल प्रदेश वाला राज्य। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा भाई? इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न, संविधान दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था भैया? 26 नवंबर 1949 को। और 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 2015 में संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था 26 नवंबर को, ये ध्यान रखना है। तो अब आप लोग बता दो पहले की तरह ही 100 में से कितने आए आपके? अगर आपका जो मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट पेपर के हिसाब से आपका होना चाहिए 72 से 77 के बीच होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वास्ट पेपर था नहीं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर था नहीं, कुल मिलाकर ठीक ठाक पेपर था। 72-77 आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन में हो आप लोग। और एक बात और करना, शेयर कर देना अपने सहपाठियों के बीच, चाहे टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं भी शेयर कर लो। और जो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।